नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ के एक और नए एपिसोड में। हम इस एपिसोड में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद पूरी दुनिया में क्या स्थिति है और क्या ये युद्ध अब और ज़्यादा भड़कने वाला है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन अचानक से कीव पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जितनी भी सहायता, जितना भी समर्थन होगा वो अमेरिका कीव को प्रोवाइड कराएगा, जेलेंस्की को प्रोवाइड कराएंगे और आर्थिक पैकेज की भी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। और इसके बाद पुतिन ने भी एक एड्रेस दिया जिसमें उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि युद्ध रुकने वाला नहीं है और इसका कसूरवार वेस्ट है, पश्चिम है। हमारे साथ चर्चा के इस एपिसोड में जुड़ चुके हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर केतन शुक्ला, चर्चा द ट्रुथ के इस नए एपिसोड में। जी डॉक्टर केतन, आपसे ये समझना चाहेंगे कि 1 साल पूरा होने की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक कीव पहुंच जाते हैं और वहां पर ये घोषणा करते हैं कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया का समर्थन लोकतंत्र की बहाली में कीव को मिलता रहेगा। ये क्या संकेत देने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से, और क्या रणनीति आप इसमें देखते हैं अमेरिका की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये कई महीनों से उन्होंने तैयारी की होगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट रातों रात नहीं हो सकता था जी। ये बाइडेन की सातवीं ट्रिप है। 6 बार पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तब भी वो जा चुके हैं। और उन्होंने लास्ट ईयर जब पोलैंड बॉर्डर से कहा था आई विल बी बैक, तो इसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि जब वॉर शुरू हुई तब उन्होंने जेलेंस्की को कहा था वी विल गिव यू अ राइड, एंड जेलेंस्की का आई वांट एम्युनिशन। तो इसमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सभी ये मान रहे थे, पुतिन खुद भी सोच रहे थे कि इस साल 1 साल के बाद रशियन प्रेसिडेंट कीव में होगा, उसकी जगह आज हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को कीव में देख रहे हैं। ये उन्होंने जो विजिट का डेट सिलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डे ऑफ 100, जो उनके इवनली 100 कहते हैं कि 2014 में जब उनका रिवॉल्यूशन हुआ था और जो 100 आदमी मर गए थे जी, तो ये जो विजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कई चीजें बहुत मायना रखती है। एक तो ये है कि वॉर जोन में अभी तक बुश गए हैं और प्रेसिडेंट गए हैं, पर जहां भी इराक वॉर में गए हैं, अफगानिस्तान पर जब भी कोई भी प्रेसिडेंट ने विजिट की है तब एयर सुपीरियरिटी और वहां अमेरिकन आर्मी होता था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाइडेन जब गए तो यहाँ अमेरिकन आर्मी नहीं है और उनकी कोई एयर सुपीरियरिटी नहीं थी। ये विजिट बहुत ही क्लोज रखी थी। उनके प्रोग्राम में लिखा था ये वॉशिंगटन में है। बाद में वो छोटे प्लेन में गए, 2 ही जर्नलिस्ट को लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। जर्मनी में रिफ्यूल करके पोलैंड गए, पोलैंड से 8 घंटे की जर्नी करके ट्रेन में गए। रशिया को बताया गया था। जब वो जेलेंस्की को मिले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सेंट माइकल चर्च में, गोल्डन डोम चर्च है, वहां एयर सायरन बजनी शुरू हो गई। दोनों उसके बावजूद साथ में गए। उन्होंने वॉर ऑफ फॉलन डिफेंडर्स में रेत रखी, 10 मिनट वहां रखे। तो ये पूरी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अमेरिका अभी तक हमेशा ये कि नाटो अमेरिका सप्लाई करते थे, पर अब कह सकते हैं डिफेक्टो अमेरिका इस वॉर का एक पार्ट हो गया है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये 1 साल के बाद हम देख सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो ट्रिप थी, उस ट्रिप का मकसद 3 चीजों के लिए था। सबसे पहले तो यूक्रेन के जेलेंस्की का जो बाखमुत में उनके पास अब एम्यूनिशन और जो सप्लाई, आर्म सप्लाई होना था, वो थोड़ा जितना हो सके उतना जल्दी नहीं हुआ है। वो इसके लिए ये पूरी दुनिया में, और जेलेंस्की खुद भी थोड़े परेशान थे जी। तो ये एक संदेश दिया है कि नहीं, हम आपके साथ हैं। दूसरा, नाटो अलायंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1 साल अभी और 2 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एक तो म्यूनिक में हुई, जो म्यूनिक सिक्योरिटी की, वहां चाइना के वांग यी भी प्रेजेंट थे। तो वहां जो इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं, तो एक चीज थी फिनलैंड और स्वीडन, वो नाटो में ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए कमला हैरिस ने भी स्टेटमेंट दिया। तो फिनलैंड मुझे लगता है कि ज्वाइन करेगा, और स्वीडन इन प्रिंसिपल ज्वाइन हो गया है, तो वो भी बहुत जल्दी तुर्की के इलेक्शन के बाद शायद हो सकता है। दूसरी चीज, बिल्किन ने वांग यी को जो कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि चाइना
एक वार्निंग थी कि आज तक चाइना ने इसमें कोई आर्म सप्लाई नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि यदि आर्म सप्लाई किया जाएगा उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि चाइना एक ऐसा कंट्री है कि इंडिया एंड चाइना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है ग्लोबल साउथ में। तो चाइना का जो ट्रेड है, इंपॉर्टेंट चीज ये हमें देखनी चाहिए कि 2021 में चाइना ने अमेरिका को यूरोप के साथ ट्रेड में रिप्लेस किया है। टोटल ट्रेड नियरली अमेरिका और यूरोप के साथ चाइना का $2 ट्रिलियन, अभी $1.7 ट्रिलियन है। तो चाइना आज के दिन में एक तो उनका कोविड का जो प्रॉब्लम है, दूसरा उनकी इकोनॉमी जितनी पिकअप होनी चाहिए वो हो नहीं रही है जी। तो इस समय चाइना मुझे लगता है कि यूरोप या अमेरिका के साथ ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं हरकत करेगा। तो एक तरीके से उन्होंने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। और दूसरी चीज इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना के लिए नाटो ने भी, स्टोल्टनबर्ग ने जो 10 साल का प्लान 3 महीने पहले दिया था उसमें लिखा था कि नाउ आफ्टर रशिया यूरोप हैज टू लुक एट चाइना एंड दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट लाइक दे वर एनर्जी डिपेंडेंट विथ ऑन रशिया। तो इस तरीके से चाइना का मुझे लगता है अब चाइनीज वांग यी मॉस्को जाने वाले हैं और उन्होंने एक पीस प्लान का कहा है, पर उसको अमेरिका या यूरोपियन यूनियन कोई ज्यादा ट्रस्ट करने वाले है नहीं। तो ये चीज थी यूक्रेन की। यूक्रेन में एक बाइडेन ने यह भी कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन विल स्टैंड एंड डेमोक्रेसी विल स्टैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ऑर्डर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। आपने देखा होगा कि यूएन में फिर से एक रेजोल्यूशन आ रहा है, तो 141 कंट्री ने रशिया ने जो लास्ट ईयर किया था उसको नकारा था, और खाली 4 कंट्री, और इसमें भी आप देखोगे तो ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री है। सो इतना जो ओवरऑल ग्लोबल परसेप्शन ये वॉर के बारे में चेंज हुआ है। ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी इस तरह है कि हम उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कह सकते हैं कि एफडीआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन गए होते। आपको याद होगा ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था इक बिन बर्लिनर, रीगन ने कहा था टेयर डाउन द वॉल, और ये 2017 में हेलसिंकी में ट्रंप ने कहा था, उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि आइदर यू विल ट्रस्ट एक्स केजीबी और यूएस इंटेलिजेंस, उसने कहा था आई विल ट्रस्ट मोर एक्स केजीबी, तो पुतिन के बारे में था। तो उसके बाद जो नाटो अलायंस था वो पूरा नाटो अलायंस थोड़ा ध्वस्त होने के चांसेस थे। 2014 में जब ये क्रीमिया लिया, टोल्स्टेक और लुंस्क लिया, तब ओबामा का रिएक्शन स्लो रहा, यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन भी स्लो रहा। खाली एक चीज अच्छी हुई उसमें कि ट्रेनिंग देना जो शुरू किया है नाटो ने यूक्रेन को, वो आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो पुतिन ने ये सोचा कि एक तो जो आपको याद होगा जनवरी 6 में अमेरिका में बड़ा हंगामा हो गया, जो डेमोक्रेसी है, यूरोप में मैक्रोन और इलेक्शन के बाद जर्मन स्कोल्स, तो इन दोनों का बहुत ढीला एटीट्यूड रहा है, क्योंकि जो वॉर हो रही है वो यूक्रेन में हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट जो सफरर थे आगे जाके वो ईस्टर्न यूरोप था। तो फ्रांस और जर्मनी के लिए ये युद्ध बहुत दूर था, तो ब्रिटेन ने काफी अच्छा रोल प्ले किया शुरू में, और पोलैंड और बाल्टिक कंट्री पर्टिकुलरली एंड फिनलैंड, चेकोस्लोवेकिया, तो ये सब कंट्री को उनको पता था, वो रशिया के अंडर उनका शासन में कम्युनिस्ट टाइम में रहे हैं, तो दे नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जो पोलैंड है, कि पोलैंड भी आज मेरे ख्याल से ईस्टर्न यूरोप के सभी हेड ऑफ स्टेट बाइडेन को मिलने वाले हैं। बाइडेन ने पोलैंड में बहुत अच्छी स्पीच दी है जी। उन्होंने जो टॉक शुरू की तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं जॉन पॉप पॉल II को मिला था। आपको पता होगा कि बाइडेन आयरिश कैथोलिक है, तो पूरी आधे घंटे की मीटिंग के बाद पॉप ने कहा कि आई एम टॉकिंग यू नॉट एज अ पोप बट एज अ पुलिस। ये मुझे लगता है कि पोलैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि फ्रीडम का इंपॉर्टेंट जो उन्होंने मीटिंग की थी सो ये सब चीजें, और नाटो का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जर्मनी से हट रहा है। बाइडेन ने ये भी वहां अनाउंस किया कि हम अमेरिका का हेडक्वार्टर पोलैंड में लाएंगे। तो इसमें एक पर्सपेक्टिव हम देखें तो वर्षों के जो वेपन्स है अब नाटो वेपनरी से रिप्लेस होंगे। मोर कॉम्बैट जो ये पूरा ईस्टर्न यूरोप है, आप देखिए कि बाल्टिक कंट्रीज में 30% रशियन थे, लटाविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, इवन मोल्दोवा,
और बाकी भी कंट्री में रशिया के लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी थी। पर इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो पुतिन ने सोचा था कि नाटो यहां तक आ रहा है, पर अब नाटो तो स्वीडन, फिनलैंड और बाकी जो बाल्टिक कंट्री है, तो उनका जो मकसद था वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। अब हम पुतिन के हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर केतन, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि बाकी भी जो चीजें इससे जुड़ी हुई हैं रूस और यूक्रेन वॉर से, वो क्या इशारा कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और आज ट्रूथ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रूस और यूक्रेन वॉर और ज़्यादा भड़कने वाला, और कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ बने हुए फॉर्मर एम्बेसडर हैं स्टॉकहोम से डॉक्टर केतन शुक्ला। डॉक्टर केतन शुक्ला, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस दिशा में आने वाले सालों में बढ़ रहा है। हम सबको कहीं ना कहीं अब उम्मीद होने लगी थी कि शायद ये जो युद्ध है कुछ समय के बाद बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो स्टेप है अचानक से वहाँ पहुँच जाना, उसके बाद पुतिन की तरफ से एड्रेस का आना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया और लगभग तमाम देशों के जो लीडर्स हैं वो मानते हैं कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। इसके बावजूद किसी नेता की तरफ से इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना ही भारत की तरफ से। डॉक्टर केतन, आपकी बात एकदम सही है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, वो आपने एकदम सही कहा। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा है कि कोई देश, सभी अभी कोविड से उभरे हुए हैं, सभी की इकोनॉमी काफी, सभी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सभी कंट्री में परेशान है। पर जो पुतिन ने जो स्पीच दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूरी स्पीच में ये कहा कि उन्होंने वेस्ट को ब्लेम किया सबसे पहले तो, और उन्होंने कहा कि भाई यूएस एंड एलाइज लिमिटलेस पावर चाहते हैं, ये उनका सबसे ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर दिया। दूसरा उन्होंने जो कहा वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल दिया कि 1941 में जैसे रशिया ने युद्ध में उनको एंटर होना पड़ा, और उसके बाद उनको कितनी, रशिया पैट्रियोटिक कंट्री है, दे विल फाइट टिल द लास्ट मैन। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो युद्ध हुआ था वो जर्मनी ने शुरू किया था, और पुतिन कल भी उन्होंने कहा कि नाजी है। तो अब इसमें एक तो सबसे बड़ा ट्रेजेडी या कॉमेडी ये है कि जेलेंस्की भी जू है और बिल्केन भी जू है। तो उनका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव उन्होंने जो स्पीच दी वो ज्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थी। उन्होंने ये कहा कि उनको ये अपने लोगों को समझाना था कि कैसे इतने सारे लोग, रशिया का अभी तक 2 लाख लोग, उसमें 1 लाख के आसपास उनके मर गए हैं, 10 मेन कमांडर मर गए हैं, और वागनर ग्रुप का भी बहुत ही हैवी नुकसान हुआ है। तो रशिया के लोगों के, उनके हस्बैंड, ब्रदर और सन क्यों वॉर फ्रंट पे जाए, तो ये उन्होंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने स्पीच में काफ़ी चीज़ें ये कही कि जो ओलिगार्क थे वो गए, तो उन्होंने बाहर जाके उनके पैसे अब जब्त हो गए, तो उनको रशिया वापस आना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो हम कहते हैं, उस तरह का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ये कहा मैं सबको स्किल होंगे, लोगों को यहाँ जॉब मिलेगी। पर इस युद्ध का परिणाम एक ये हुआ है कि उनके जो मिलियंस ऑफ पढ़े लिखे लोग थे, वो जब उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू किया तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग रशिया छोड़ के चले गए हैं। अब उन्होंने 3 लाख का मोबिलाइजेशन किया, पर उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। एक तो ये है कि ये ट्रेंच वॉरफेयर हो रही है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होती थी। अब ट्रेंच वॉरफेयर में ये होता है कि मीट ग्राइंडर मीन्स आप सोल्जर को आगे भेजते रहो, और यूक्रेन की जो ट्रेनिंग मैंने पहले कहा वो, और उनके पास आर्म्स अच्छे हैं, उनका रिकॉग्निशन अच्छा है, तो इस सब का फायदा होते हुए जो कैजुअलिटी है वो बहुत ही हैवी रशिया की हो रही है, और वो और भी लोगों को ये फ्रंट पे भेजेंगे। लेकिन जैसे खेरसोन और खार्किव दोनों जगह उन्होंने रशिया को छोड़ देना पड़ा। तो अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी, कि उनको अपना जो जस्टिफिकेशन करना था कि कैसे ये करें, तो ये जस्टिफिकेशन उन्होंने डोमेस्टिक, उन्होंने एक तो दूसरी एक महत्व की घटना ये हुई है कि जो स्टार्ट ट्रीटी थी न्यूक्लियर, उसमें से वो निकल गए हैं।
मीन्स उन्होंने सस्पेंड नहीं की है, पर फिलहाल फॉर द टाइम भी, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बिल्किन ने कहा कि वो वापस डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। अब ये जो 1 साल से वो हमेशा न्यूक्लियर की बात करते हैं, पर ये अब एक ऐसा होता जा रहा है कि जैसे हमने पंचतंत्र में कहानी सुनी, शेर आया शेर आया, तो ये हमेशा उन्होंने धमकी दी है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस कम है, पर अब जो होगा उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि बैखमुत और ये जो रीजन है वहां पे रशिया के वागनर ग्रुप के जो हेड है, अगेन इनकी जो पुतिन ने ये कहा कि लोग अंदर अंदर एक दूसरे को दोषारोपण नहीं करे, तो वागनर ग्रुप के पोजनकी ने कहा कि वी आर नॉट गेटिंग एम्यूनेशन। अब वागनर ग्रुप एक हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल टेररिस्ट, जो कोंगो में है, माली में है, और प्रिजनर को वहां ले गए हैं जी। तो उन्होंने भी ये कहा रशिया की आर्मी ठीक से काम नहीं कर रही है, उनकी जनरल्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चेचनिया के गजर की भी कहा। तो इससे एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि डेस्परेशन है, पर यूक्रेन अपनी लाइन स्टेबल करके उनके सामने अच्छी तरह लड़ रहा है, और रशिया की जो एलाइट बटालियन जैसे कीव में हमने देखा था, उसी तरह ही उनकी जो अच्छी बटालियन है उनका भी जो डेथ रेट है बहुत हाई है। तो ये सब परिस्थिति में अब जो वॉर होगी, तो मुझे लगता है 1 महीने तक तो अभी कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, उसके बाद वहां बारिश होती है। और वही प्रॉब्लम पुतिन को कीव में हुआ था कि वहां जो मर्ड हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसमें फिर हैवी आर्टिलरी टैंक, उनकी मूवमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाती है, दे बिकम सिटिंग डक। और यूरोपियन यूनियन में एक दूसरी अगर महत्व की मीटिंग हुई जो उनके फॉरेन मिनिस्टर के हुई ब्रसेल्स में, एक डिसीजन ये लिया है कि अब पूरा प्रोक्योरमेंट इट विल बी बिगेस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सभी यूरोपियन कंट्री एम्यूनेशन और आर्मामेंट का प्रोक्योरमेंट एक साथ करके जितनी हो सके इतनी जल्दी यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। 62 वॉर में जो हुआ था, हमारे एयर सुपरियरिटी का हमने यूज नहीं किया था। एक ताज्जुब की बात है कि रशिया ने युद्ध के शुरू के फेज में अपनी एयर सुपरियरिटी का जितना फायदा हो सके लिया नहीं है, पर अब रशिया के लिए इसमें मुश्किल है। और मुझे लगता है कि F-6 जो प्लेन है वो भी देने की ब्रिटेन ने कहा है, मैक्रोन ने भी कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कल अमेरिका में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, कुछ कांग्रेसमैन ने लिख के दिया है कि F-16 देना चाहिए जी। तो अब ये जो वॉर होगी वो 3 महीने बाद, आपने जैसे बताया, भीषण होगी, काफी डेथ होगा, दोनों साइड पे काफी नुकसान होगा, पर स्प्रिंग तक जो 6 महीने में जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुतिन का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि यूरोप थक जाएगा, अमेरिका थक जाएगा, बहुत बड़ा कंट्री है, तो उस हिसाब से उनका जो मैन पावर है वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा है। पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने अब एक चीज उनको दिखाई दे रही है कि यदि 14 में जैसे हुआ ऐसे अब उनको दे दिया, तो मोल्डोवा में भी पुतिन ने कोशिश की है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। वो इसीलिए किया है कि उनको पता था कि शायद अब वॉर उनकी ओर भी आएगी। तो ये जो चीजें हो रही है, तो आगे जाके यदि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो ये बर्निंग प्रॉब्लम रहेगा, रशिया को 2-3 साल का और टाइम मिल जाएगा। तो इस स्थिति में जो बजट है, अभी तक $131 बिलियन अमेरिका यूरोपियन ने खर्च किया है, 500 मिलियन का ने कीव में किया, तो इनके डीप पॉकेट है। अफगानिस्तान का टोटल अमेरिका का इसमें $1 ट्रिलियन से ज्यादा है जी। जो रिसेशन होना चाहिए था इतना खराब नहीं हुआ है। एक चीज है कि यूरोप की इकोनॉमी और एनर्जी, वहां पे दिक्कत उनको 1 साल हुई है, पर अब उनको गैस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, रिफाइंड ऑयल भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस परिस्थिति में ग्रेजुअली पुतिन के पास जो एक चाइना है, पर चाइना मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। पुतिन के पास बहुत कम कार्ड है, उनको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखाना है, पर वो दिखाने का मुझे लगता है कि मुश्किल है। और आर्मामेंट सप्लाई कीव को जितनी हो सके इतनी जल्दी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से मिल जाएगा। इसका एक हमारे लिए होता है कि इससे इकोनॉमी सभी यूरोपियन यूनियन की भी खराब होगी। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, वहां 50 साल में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, रिसेशन भी जो लोग सोचते थे इतना बुरा हाल नहीं है। और इस परिस्थिति में जो बजट है वो सभी कंट्री 2% स्पेंड करेंगे, तो जो स्टार वॉर्स में रीगन ने किया था और 90 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, पूरा यूरोप और अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ेगा, वो चाइना और रशिया दोनों के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाएगा।
एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर केतन, और ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और सवाल हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए। भारत की भूमिका की भी जो है यहाँ पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, तो इसे भी समझेंगे डॉक्टर केतन से, लेकिन मिलते हैं आपसे इस छोटे से अंतराल के बाद। डॉक्टर केतन, आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि विभिन्न देशों की स्थिति क्या है, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही अनुसार ही अमेरिका और यूरोपियन देश रूस और यूक्रेन युद्ध को देख रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ भारत की भूमिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका में अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो भारत में भी चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी इन चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो आपको क्या संभावना लग रही है, भारत की भूमिका क्या रहने वाली है अब इस परिस्थिति के आगे? अभी तक जो हमारा स्टैंड है वो सही है, क्योंकि हमारा 60% आर्मामेंट जो है वो रशिया से है, तो एक प्लेटफॉर्म जो हमारे वो रशियन है, हमें ऑयल चीप मिल रहा है। पर धीरे धीरे जैसा आप देख रहे हो कि वेस्टर्न मीडिया और बाकी कंट्री, तो चाइना के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो इससे हमारे पर भी प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। जैसे जेलेंस्की ने कहा कि ऑयल जो रिफाइन करके एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें एक चीज ये है कि अभी अगले 3-4 महीने तक तो इतना गंभीर परिस्थिति नहीं होगी, पर यदि युद्ध 6 महीने बाद भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे ये चीजें ज्यादा मायना रखेगी कि आइदर यू आर विथ अस और नॉट। जैसे आप देख रहे हो कि रशिया और चाइना, तो साउथ अफ्रीका में एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है कि जो चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका कर रहा है। ब्राजील के जो लुला है वो कम्युनिस्ट है, वो पर उनको भी बाइडेन ने इमीडिएटली अमेरिका की स्टेट विजिट दे दी। तो इस परिस्थिति में जो ग्लोबली हम क्वाड में हैं, तो ये हमारे लिए, हम डेमोक्रेसी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डेमोक्रेसी के साथ दिखे। तो इसमें हमारा बैलेंसिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहा है वॉर इज नॉट, शंघाई कोऑपरेशन में कहा था कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। G20 के हम प्रेसिडेंट है, और इस परिस्थिति में ये मुद्दा धीरे धीरे हमारे लिए कि हम बैलेंसिंग एक्ट में, क्योंकि हमारे लिए चाइना भी एक फैक्टर है, और चाइना और रशिया नो बाउंड ट्रीटी है। रशिया इज बिकमिंग सब्सिडियरी पावर ऑफ चाइना, जैसे साउथ अफ्रीका है या ब्राजील है। तो ब्राजील के लिए इतना मुश्किल नहीं है, साउथ अफ्रीका भी मुश्किल नहीं, पर हम चाइना के नेबर है, हमारी डेमोक्रेसी है, एंड हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना से सप्लाई चेन जो यदि सब यूरोपियन यूनियन अमेरिका हटाना चाहता है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया है। बैटल वॉरफेयर में भी एक्सपीरियंस आर्मी कोई हो, तो जैसे कि रशिया और चाइना का कोई एक्सपीरियंस नहीं, जो अमेरिका को अर्बन वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, जो उनको यूक्रेन की ट्रेनिंग में काम आया। तो ये परिस्थिति में हमें 6 या 8 महीने में अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके एक विजन के साथ चलना चाहिए कि पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है, और इसमें हमारा रोल, क्योंकि अब अफ्रीका भी एक इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीका में हमारे, आपको पता होगा कि जो इंडियन है वो 3 पीढ़ी से है, और उनका बहुत ही अच्छा होल्ड है, इकोनॉमिक होल्ड है। तो अफ्रीका में भी हमारी प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हाईटेक में कई देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मैं केन्या में था तो 200 MPs वो खुद पढ़े थे या उनके रिश्तेदार पढ़े हुए थे। तो इस परिस्थिति में भारत का रोल बहुत ही, ग्लोबल साउथ के हम लीडर है, G20 के हम लीडर है, तो हमें ये अब ध्यान रखना पड़ेगा आगे कि ये जो वॉर है तो उसमें स्लोली यूरोप और अमेरिका, ये जो दूरी बन रही है उसके साथ है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, साउथ कोरिया एंड जापान, वियतनाम और फिलीपाइंस में भी अमेरिका ने, अब जो बाइडेन के आने के बाद एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो यूरोपियन यूनियन था वो तितर बितर था, पर अब पूरा यूरोपियन यूनियन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाइडेन की लीडरशिप में बहुत ही अच्छी तरह 5 साल में हुआ है। बाइडेन के लिए एक चीज लोग भूल जाते हैं, जितने भी वर्ल्ड के अभी लीडर है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सभी को कई सालों से 4 से 5 बार मिल चुके हैं। वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है, जो बुश के लिए लोग कहते थे कि ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्रेसिडेंट। बाइडेन का एक्सपीरियंस उससे 3 गुना है, 50 साल से वो सेनेटर है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि
तीन चीजें हो रही है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, इंटरनेशनल ऑर्डर में भी ये आएगा, स्मार्ट मैनूवर जो पुतिन और चाइना कभी कभी करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक विजन, और इस वजह से आज के दिन में मैन ऑफ द मोमेंट 23 में दो रहेंगे, एक बाइडेन और दूसरा जेलेंस्की, जिसको मैन ऑफ द ईयर लास्ट ईयर मिला था। जेलेंस्की के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनका 30% रेटिंग था, पर उन्होंने एक साल में जो उन्होंने हर जगह जाके स्पीच दी है, और जो यूक्रेन में 90% उनका रेटिंग है, तो इस परिस्थिति में हमें अब ये देखना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में 2 साल 3 साल नहीं, पर अगले 10 साल के लिए हमारी विदेश नीति में ये इंपॉर्टेंट है अब कि हमें अगले 10 साल के लिए कहाँ खड़ा रहना है, और इसमें हमें नेशन फर्स्ट, लोग कहते हैं कि अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना देख रहा है। एक चाणक्य ने कहा है, सब राजा का सबसे पहला काम है अपने देश की प्रजा और अपना ही देखना, एंड दिस इज अ कार्डिनल रूल ऑफ मकियावेली। सेंट्रल पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये अब जो कह रहे हो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे मैंने कहा कि अब चाइना को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी रशिया की तरह उनको इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें हमें कई तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बड़ी बिग इंडस्ट्रीज, तो ये परिस्थिति का हमें लाभ लेना चाहिए। और दूसरी एक चीज ये हो रही है कि आप क्वालिफाइड इमिग्रेशन, तो जैसे कि कनाडा ले रहा है, ब्रिटेन ने अनाउंस किया है एनएचएस में, और सब जगह इंडिया से लेना है, तो पूरी दुनिया में जो उनको क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए, तो उसमें भी अब इंडिया के लिए यदि एक लॉन्ग टर्म विजन से काम करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में 2030 तक हम इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाइडेन भी इसीलिए आए। एक तीसरी चीज ये थी कि डोमेस्टिक, तो उनका रेटिंग है 42%। ट्रंप ने कहा कि वो ओहियो के एक एक्सीडेंट हुआ है केमिकल, वहां क्यों नहीं गए, डी सांटिस भी यही बोल रहा है। पर जो विजुअल है, और उन्होंने जो अभी कीव और पोलैंड की विजिट की है, उसका एक डोमेस्टिक, क्योंकि अमेरिका में 60% लोग यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करते हैं, अभी 48% है। मैकार्थी ने कहा इट इज नॉट ब्लैंक चेक, सो रिपब्लिक पार्टी तो 24 का इलेक्शन हो उससे पहले यूक्रेन वॉर का अंत आना चाहिए, नहीं तो फिर अगेन नाटो और बाकी कंट्रीज में भी थोड़ी हड़बड़ाहटी हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अब शायद प्लेन भी देंगे और 23 के अंत तक यूक्रेन वॉर खत्म हो सके, कि जो पुतिन नहीं चाहता है वो चाहे, पर कोई एक इनिशिएटिव यूक्रेन लेगा, और ये अभी से प्लान हुआ होगा, क्योंकि जितनी मीटिंगें हो रही उससे लग रहा है कब यूक्रेन को काफी जल्दी जो भी शस्त्र चाहिए, अच्छी टैंक्स मिल रहे हैं, अच्छे आर्मर मिल रहे हैं, उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल रही है, ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। सो हमें अप्रैल या मई तक ये पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा। जैसे मैंने पहले कहा था 1 साल चलेगा, या भी 6 महीने और चलेगा, और ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की एक, कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। वॉर है जी, एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं डॉक्टर केतन, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, और समझना चाहूंगी कि ये डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी है या फिर ये खींचतान है पावर की, समझेंगे डॉक्टर केतन शुक्ला से। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। केतन शुक्ला, आपने लगभग ये साफ कर दिया है कि स्थिति ऐसी नज़र आती है कि अभी 6 महीने ये युद्ध जो है और खिंचता दिख रहा है, और हो सकता है कि कुछ और बड़े नुकसान भी सामने नज़र आए, लेकिन जो मुझे समझ आता है कहीं ना कहीं ये जो खींचतान है वो पावर सेंट्रिक भी है। अमेरिका का रोल ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन का रोल ले लीजिए, इंडिया, चाइना, तुर्की, सऊदी अरब को भी हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, क्योंकि युद्ध से ट्रेड भी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खींचतान है पावर की, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नुकसान जो है हुआ है इस युद्ध से? ये पावर की लड़ाई है। एक पॉलिटिकल साइंस में एक स्टैंडर्ड है कि जब एक सुपर पावर होता है और दूसरा सुपर पावर उभरता है तो एक खींचतान होती है। अब इसमें यह है कि अमेरिका डेमोक्रेसी का एक अभी हार्वर्ड में ये जो बहुत फेमस है ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट दिया था, डेमोक्रेसी हमेशा 100% सभी चीजें अच्छी नहीं होती है जी। पर आप ये देखोगे कि इसको डेमोक्रेसी अगेंस्ट ऑटोक्रेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि
जैसे ईस्टर्न यूरोप है, बाल्टिक कंट्रीज है, लिटाविया, लिथुनिया एंड ये इस्टोनिया, तो ये सब कंट्री रशिया के अंडर रहे हैं, पर उसमें से कोई भी कंट्री आज के दिन में रशिया के साथ जाने को तैयार नहीं है। इंडिया से इतने लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इवन अफ्रीका में सेटल होते हैं, कोई रशिया या चाइना में सेटल होने नहीं जाता है। तो ये एक जो है कि डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में एक डिफरेंस ये होता है कि कई चीजें आपको रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते हैं, पर हर एक आदमी, मैन इज अ फ्री बर्ड, हर एक आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, और उसमें जो बेसिक इश्यूज होते हैं, अमेरिका ने भी, जैसे इराक वॉर थी, गलत थी, सर्बिया में जो उन्होंने किया था, बम्बार्डमेंट कर दिया नाटो ने, वो भी गलत था, पर आज के दिन में सर्बिया या जितने भी फेडरल यूगोस्लाविया के कंट्री अलग अलग हुए, सभी यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं, यूक्रेन भी यूरोपियन यूनियन में जाता है, और रशिया पुतिन के लिए बहुत अच्छी चीज थी, वो G8 में थे, रशिया का एक जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ था, तो अभी जो पढ़े लिखे अच्छे लोग जा सकते हैं, वो भी रशिया छोड़ के जा रहा है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की है। पावर डेफिनेटली, पावर के लिए ही 3000 साल से सभी वॉर हुई है, पहले पानी के लिए हुई थी, जमीन के लिए हुई, रिलीजन की हुई, अब इकोनॉमी है। कोई भी वॉर होती है उसमें पावर होता है, पर इसके बाद वो जो लोग उसमें रहते हैं, जैसे जर्मनी और जापान अमेरिका के साथ रह के आज के दिन में इकोनॉमिक सुपर पावर बने, तो ये दोनों देशों ने बहुत ही, उनकी हालत खराब हुई। और उसी तरह हम ईस्टर्न यूरोप को कंपेयर करें तो रशिया के साथ रहे, तो आज के दिन में जर्मनी और जापान रशिया के साथ जाने की बात नहीं करेंगे, ईस्टर्न यूरोप का कोई कंट्री रशिया के साथ जाने की बात नहीं करेगा। तो ये चीज है कि ये बेसिक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है, उसके अंदर एक और यूरोपियन यूनियन, जैसे पहले मैंने कहा, और दूसरी और ये जो कंट्री है ईरान, तुर्की भी नाटो के साथ रहना चाहता है। तो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तो ये सब जो कंट्री है उसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर, जैसे 141 कंट्री ने यूएन रेजोल्यूशन के लिए वोट किया, तो ये एक चीज है कि हर एक आदमी किसी भी देश में स्वतंत्र नागरिक, डेमोक्रेसी में, जहां मीडिया फ्री हो, जहां इंस्टीट्यूशन फंक्शन करती हो, उसमें रहना चाहेगा। और ये इसी न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर में चाइना उभर रहा है, रशिया भी पुराने अपने उसमें रहे, तो रशिया और चाइना एक और है, बाकी सब कंट्री दूसरी ओर है। तो डेमोक्रेसी में कई चीजें गलत हो सकती है, होती रहती है, पर अंत में जो इंडिया में भी था हमारे गणराज्य, वही सबसे अच्छे थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं कि लिच्छवी और सब, जहां से गौतम बुद्ध पे हुए थे। तो ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज प्रिवेलेंट ओवर द ईयर्स इन द हिस्ट्री, और यही बेसिक लड़ाई है। जी, इस वक्त अगर मुझे लग रहा है कि अगर डेमोक्रेसी का ही यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका लड़ रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी की बात जब आती है तो हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जो किया जितने लंबे वक्त तक वहाँ पे डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो अगर हम सिर्फ यूक्रेन को ही समझने की कोशिश करें तो उस देश के बारे में आपकी क्या राय है कि यहाँ पर अगर 6 महीने तक युद्ध खिंचता है तो डेमोक्रेसी जो है क्या स्वरूप लेकर आएगी? क्योंकि बातचीत अगर 6 महीने के बाद शुरू होती है और कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत ही शायद मध्यस्थता के लिए उसे कहा जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, और फिर क्या सिचुएशन आप देख पाते हैं? एक चीज़ है कि हम अफगानिस्तान के साथ यूक्रेन को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान जो कल्चर है वहाँ कभी किसी राजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर और 3-4 को छोड़ के कहीं किसी ने राज नहीं किया है। बाइडेन चले गए पर वहां $1 ट्रिलियन उन्होंने खर्चा किया था, और ये जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रंप के टाइम में हुई थी, उसमें काराजी। अब आप एक चीज देखिए कि यूक्रेन में एक तो डेमोक्रेसी एंट्रेंच है, काराजी छोड़ के भाग गए, उनका आर्मी बैठ गया, और यूक्रेन के पास उस टाइम आर्म्स भी नहीं थे, आर्मी भी तैयार नहीं था, तो वो वहां रहे। उन्होंने एक आई डोंट वांट राइट, आई वांट एम्यूनेशन। तो यूक्रेन और अफगानिस्तान को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। वहां डेमोक्रेसी रहेगी, वहां यूरोपियन कल्चर है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि रशिया कंट्री नहीं था तब भी यूक्रेन एक कंट्री था। लिथुनिया, पोलैंड एंड यूक्रेन एक बहुत बड़ा किंगडम 9th सेंचुरी में था, ऑर्थोडॉक्स चर्च भी वहां एस्टेब्लिश था। सो डेमोक्रेटिक वैल्यू की यूक्रेन में है, पर सडनली इराक या कोई भी कंट्री जो है कि जहां हजारों साल से एक ट्रेडिशन नहीं है, तो ये सब जो यूरोपियन कंट्री है, तो अफगानिस्तान में जो हुआ है
वहां कभी किसी ने 2000 साल में राज नहीं किया है, वहां अराजकता रही है। तो इसलिए यूक्रेन में ये डेमोक्रेसी का है, और इंडस्ट्री और पैसे और पावर ये तो हमेशा रहा है, पर उसका वहां की प्रजा को कितना फायदा होता है, बाकी लोगों को क्या फायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मुझे लगता है यूक्रेन में डेमोक्रेसी रहेगी, और वो जैसे बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में है ऐसे ही अब ये चेंज होना मुश्किल है। मैं ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर केतन कि जब मैं पावर सेंटर्स की बात करूँ तो ये वर्ल्ड ऑर्डर अगर इसकी बात करें तो इस युद्ध ने कितने पावर सेंटर्स जो हैं पूरी दुनिया में अब ये पैदा कर देगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तो बात अगर समझ में आती है कि वो एकजुट है, लेकिन यहाँ जब मैं इधर ग्लोबल साउथ की तरफ बात करती हूँ तो इंडिया है, चाइना है, और फिर मान लीजिए तुर्की है। तो इनको आप किस तरह से देखते हैं, ये वर्ल्ड पावर के सेंट्रिक की दिशा में किस तरह से मजबूती से खड़े रहेंगे? इसमें ये है कि जो पहले G77 था, नाम था, मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते थे हम, कितनी जरूरी, ये मुश्किल है क्योंकि इसमें एक चीज है, तुर्की है वो नाटो के साथ रहेगा जी। चाइना का एक ग्लोबल एस्पिरेशन है, तो ये एक अलग चीज है। हम डेमोक्रेसी है तो जो, और चौथा साउथ अफ्रीका कह सकते हैं, ब्राजील कह सकते हैं, देन फिलीपाइंस। तो ये सब कंट्री उनका एक अलायंस होके जो नॉन अलाइंड और G70 जैसा एक कोई ब्लॉक बने, ये बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि चाइना की जो उनकी सोच है उस सोच के साथ हम नहीं बैठ सकते। तुर्की की जो सोच है, तो तुर्की नाटो में रहना चाहता है, वो दोनों और बैलेंस कर रहा है। मिडल ईस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, पर वहां की जो अगेन वहां आप देखोगे तो असाद, यदि यूक्रेन वॉर में कुछ अलग रिजल्ट आया तो असाद भी प्रिकेरियस है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, कतार है। ये सब डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी एक फायदा होता है, एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है जी। तो मुझे लगता है कि ये पावर सेंटर उभर रहे हैं, पर जिस तरह का ब्लॉक अमेरिका नाटो बनेगा, रशिया चाइना है, उस तरह का करना मुश्किल है। हमारा सबका वजूद रहेगा, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर अब तीसरा ब्लॉक बनना बहुत ही, ग्लोबल साउथ एक नाम रहे, तीसरा ब्लॉक बनना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि जिस चीज़ के दावे किए जा रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर केतन शुक्ला, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों का भी कि आपका साथ लगातार मिल रहा है। अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप फीडबैक भेज सकते हैं। और युद्ध जो है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इंसानी वजूद के लिए सही नहीं होता है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, और सभी जो मनुष्य है, नागरिक है, उनको लोकतांत्रिक ताकतें और अधिकार मिलनी चाहिए। चाहे इसमें सभी देशों को आगे आके, सभी देशों के नेताओं को आगे आकर बातचीत ज़रूर शुरू करनी चाहिए, और भारत की अहम भूमिका जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।